Very, very good morning to all my एग्जाम फाइटर फैमिली मेम्बर। साथियों, हम लोग प्रतिदिन मॉर्निंग में यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर कर रहे हैं। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के सिलेबस के यूनिट 7 को हम लोग पढ़ रहे हैं। और यूनिट 7 जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज है, उसी को हम लोग प्रतिदिन क्लासेस कर रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से नोट्स भी प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी चार्टर एक्ट को पढ़ना प्रारंभ किया था और देखा था कि 1793 से इंडिया में चार्टर एक्ट आना प्रारंभ हो जाता है। और प्रत्येक 20 साल के गैप के बाद फिर से एक नया चार्टर एक्ट आता है। फिर जैसे 1813 में आता है, फिर 1833 में आता है, 1833 में आता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। 1793 को भी हम लोगों ने पढ़ लिया, 1813 को भी पढ़ लिया और 1833 को भी पढ़ लिया। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चार्टर एक्ट 1853 को पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1853 को पढ़ने वाले हैं। चार्टर एक्ट 1853 को आज हम लोग पढ़ेंगे। 1853। और पिछले क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि ये भारतीय इतिहास का अंतिम लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया, तो ये अंतिम चार्टर एक्ट था 1853। आज हम लोग चार्टर एक्ट 1853 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ 1833 हो गया, इसे आप लोग 1853 पढ़ेंगे। ये 1853 का चार्टर एक्ट है। 1833 वहाँ पे हो गया है, लेकिन हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग आखिर जानेंगे इस चार्टर एक्ट को पारित करने के क्या कारण थे, इस चार्टर एक्ट को क्यों पारित किया गया। यह चार्टर एक्ट को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे। तो इसके पीछे सभी कारणों को देखें तो मुख्य रूप से 2 कारण उत्तरदायी थे। पहला, भारतीयों की मांग। उस समय तक 1853 तक परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी थी भारत में। 1853 तक परिस्थितियां भारत में काफ़ी बदल चुकी थी। भारतीय काफ़ी जागरूक हो चुके थे। पश्चिमी सभ्यता के प्रचार प्रसार और पश्चिमी शिक्षा से शिक्षित भारतीयों के मन में भी स्वतंत्रता, समानता की भावना, लोकतंत्र की भावना का जागरण हो चुका था। और विदेशों में पढ़े लिखे लोग वहाँ की व्यवस्था को देखकर काफ़ी कुछ समझ चुके थे और वो भारत में भी वैसे ही व्यवस्था की मांग कर रहे थे। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल एक अराजक माहौल भारत में कायम करके रखा था। और विशेषकर लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में उन्होंने हड़प नीति के माध्यम से राज्यों को हड़पना और ब्रिटिश प्रांत का विस्तार करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य हो गया था। इस कारण इस परिस्थिति को देखते हुए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, सिग्नेचर अभियान चलाया था उस दौर में। सिग्नेचर अभियान चलाकर ब्रिटिश संसद को इन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाई। और ब्रिटिश संसद में जब आवाज़ पहुंची भारतीयों की मांग को लेकर कि भारतीय क्या सोचते हैं, तो उन्हें लग गया नहीं, कंपनी के शासन से जैसे ही वो कंपनी पे वो कंट्रोल धीरे धीरे करना चाह ही रहे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की संसद या सरकार का नियंत्रण भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो वो तो उसी फिराक में थे ही, वैसे ही स्थिति की तलाश में वो थे। और हम लोग देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था वो ख़त्म कर दिया जाता है। अब कंपनी एक पॉलिटिकल विंग बनकर रह जाती है। कंपनी का मुख्य कार्य राजनीतिक रह जाता है 1833 के बाद से ही। तो 1853 में जब भारतीयों की तरफ से ये मांग जाती है, तो उसके मांग के कारण
और दूसरा लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश जो एरिया है, ब्रिटिश प्रांत जिसको कह सकते हैं, उसका क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है। तो इतने बड़े एरिया के शासन के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत महसूस स्वतः ब्रिटिश संसद को हुई और उन्होंने इसीलिए 1833 के चार्टर एक्ट को पारित किया। तो यह भी हम लोग देख रहे थे, इस एक्ट को पारित करने के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, क्या कारण रहे। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1853 का इस चार्टर एक्ट में मेन प्रोविज़न क्या थे, मुख्य प्रावधान क्या थे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्य प्रावधान क्या था। तो आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा पुराना जो हमारा चार्टर एक्ट 1833, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में इस चार्टर एक्ट को पढ़ा है, इस चार्टर एक्ट के तहत हम लोग जानते हैं उस समय भारत में सबसे बड़ा जो पद था वह गवर्नर जनरल का बना दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो यानी अब जो सुप्रीम पावर था वो गवर्नर जनरल के पास था। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को दो तरह के अधिकार थे, कार्यपालिका संबंधी भी अधिकार था और विधायिका संबंधी भी अधिकार था। तो हमें ये समझना होगा विधायिका क्या है और कार्यपालिका क्या है। सरकार के बेसिकली 3 अंग देखे जाते हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधान बनाती है, यानी कैसे देश चलेगा इसके लिए एक नियम कानून बनाने का काम करती है विधायिका, जो कि हमारे वर्तमान देश में हमारी संसद करती है, लोकसभा और राज्यसभा करती है, इसे ही विधायिका कहा जाता है। जबकि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जो लागू करती है, फील्ड पे उतारती है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। जैसे भारत का मंत्रिमंडल या जो अधिकारीगण है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो सारे कार्यपालिका के अंग होते हैं। न्यायपालिका में कोर्ट होता है, तो कोर्ट तो था ही अलग, उस समय भी कोर्ट का इशू अलग था। कोर्ट उस समय भी थे, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना गया था, और भी रीजनल कोर्ट्स थे। तो कोर्ट तो बिल्कुल अलग था ही सरकार के 3 अंगों में, और ये तीनों को अलग अलग होना चाहिए। एक अच्छी सरकार का ये सबसे मुख्य गुण होता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग हो। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट का हम लोग देखते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। जो गवर्नर जनरल होते थे वह कार्यपालिका के भी प्रधान होते थे और विधायिका के भी प्रधान होते थे। कार्यपालिका में 1833 के चार्टर एक्ट में हम लोग देखते हैं एक गवर्नर जनरल और उसके 3 परिषद के सदस्य और एक विधि सदस्य उनके पास होता था। तो विधि सदस्य और 3 अन्य सदस्य और गवर्नर जनरल कार्यपालिका के कार्य को देखते थे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे। इसके साथ ही अगर कोई नियम या कानून बनाना हो, कोई विधान बनाना हो, तो वो कार्य भी यही लोग करते थे। यही लोग, मतलब ये गवर्नर जनरल और उनके परिषद के लोग ही ये कार्य करते थे। लेकिन इस एक्ट में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अब ये दोनों कार्यपालिका और विधायिका का कार्य को अलग अलग कर दिया गया। अब चेंज इन 1853 इस एक्ट में ये परिवर्तन होता है, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए क्या किया गया? विधान बनाने के लिए 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया। अब 6 सदस्य वाले विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। ये विधान बनाएगी, ये कानून बनाएगी, यानी मतलब ये संसद का काम करेगी, संसद का काम करेगी। 6 सदस्यीय विधान परिषद, और एक तरह से गवर्नर जनरल और उसके परिषद को अब क्या काम करना था? अब सिर्फ कार्यपालिका का काम करना था, एग्जीक्यूटिव का काम करना था गवर्नर जनरल और उसके परिषद को। एग्जीक्यूटिव का कार्य करना बस शेष रह गया। जबकि जो लेजिस्लेशन रहेगा, कानून बनेगा, तो उनका कार्य कौन करेंगे? ये 6 सदस्यीय विधान परिषद। यानी पहली बार भारत में कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग
संस्थान बने। और इस तरह कुल देखा जाए तो ये 6 सदस्यीय जो विधान परिषद का गठन किया गया, इसको भी कहाँ से ये 6 लोग आएंगे, इसका भी एक लिखित व्यवस्था कर दिया गया। तो ये 6 मेंबर कहाँ कहाँ से आने वाले थे, ये 6 मेंबर में कौन कौन होंगे, मतलब ये जो विधायिका का कार्य करेगी इसमें 6 लोग कहाँ से होंगे। पहला जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में, उसके चीफ जस्टिस, इसके चीफ जस्टिस पहले सदस्य होंगे। जो चीफ जस्टिस हैं वही पदेन इसके एक मेंबर हो जाएंगे। दूसरा उसी सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा कोई जज एक। इसके अलावे उस समय जो प्रांत थे, जो प्रोविंसेस थे, बम्बई, आगरा, मद्रास और बंगाल, वो सारे प्रांत से एक एक प्रतिनिधि भेजे जाने का नियम था। मतलब यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो हो गए 6, 1, 2 और 4। तो ये 6 लोगों को यहाँ पे चुनने का प्रावधान किया गया। और 6 लोग क्या करेंगे, विधान बनाएंगे, नियम बनाएंगे, और उसे लागू कौन कराएंगे, गवर्नर जनरल और उसका परिषद। तो पहली बार कार्यपालिका अलग व्यक्ति के पास, अलग संगठन के पास, और विधायिका अलग संगठन के पास 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया, जो एक अच्छी सरकार का लक्षण है। कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होनी चाहिए। इसी प्रकार जब रीजनल जो ये प्रांत थे, ये चारों प्रांत, इन चारों प्रांतों से जब 4 मेंबर चुने जाने का प्रावधान किया गया, मतलब इस क्षेत्रीय स्तर से पहली बार प्रतिनिधि को भेजने का हम लोग उदाहरण पाते हैं इसी एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। और इसका हम लोग आज भी भारतीय संविधान में प्रभाव देखते हैं। चाहे वो राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजने की बात हो, तो अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि वहाँ पे भेजे जाते हैं, अलग अलग राज्यों से भेजे जाते हैं। तो क्षेत्रीय जो हमारे प्रांत हैं, उन्हें भी प्रतिनिधित्व सेंटर में देने का जो पहला उदाहरण मिलता है इसी एक्ट के तहत मिलता है। इसीलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पहली बार किस एक्ट में देखा गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट में। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कुल 12 सदस्य विधान परिषद का गठन किया गया। तो ये 12 सदस्य कौन थे विधान परिषद का जो गठन किया गया, इसको हम लोग फिर से ऊपर जाके देखते हैं। तो ये 12 सदस्य कौन थे, ये 6 सदस्य यहाँ के थे, और यहाँ के हो गए आपके 3, 2, 5 सदस्य, 6, 5, 11, और एक एडिशनल मेंबर थे। एक एडिशनल मेंबर का भी प्रावधान था। कुल मिलाकर 12 सदस्य थे, जो कि एक तरह से विधान बनाने का मिलकर कार्य करते थे। इसके अलावा यहाँ पे और एक चेंजिंग हुआ, उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पिछला चार्टर एक्ट जो हम लोग पढ़े थे 1833 के चार्टर एक्ट में, उसमें हम लोग जाने थे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 3 सदस्य हुआ करते थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसका क्लास हम लोग किए हैं। उसमें आप लोग ये पढ़े होंगे कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में 3 सदस्य होते थे। इसके पहले याद कीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल और उसके परिषदों की संख्या 1+4 होता था। पिट्स इंडिया एक्ट में 1+4, जब वारेन हेस्टिंग्स थे, तो यहाँ पर विवाद होता था। इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट में 1+3 किया गया था, 1+3 किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। लेकिन यहाँ पे तो 1833 के चार्टर एक्ट में हम लोग देखते हैं कि इसे 1833 वाले में 1+3 कर दिया गया, 1+3 कर दिया गया। तो यहाँ पर जो 1+3 था, उसी में एक विधि सदस्य को भी इसी में 1833 के चार्टर एक्ट में नियुक्त किया गया था, जो कि लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य बने थे। 1833 में एक विधि सदस्य बने थे गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में, लेकिन वो ऐसे सदस्य थे उनका काम उसी वक्त था जब कोई विधान बनाना हो, जब कोई नियम से संबंधित कानून बनाना हो, उसी समय उनका कार्य होता था। वैसे
सामान्य जो अधिनियम बनते थे उसमें ये वोटिंग नहीं कर पाते थे और अपने विचार नहीं दे पाते थे। मतलब ये पूर्ण सदस्य नहीं थी, ये पूर्ण सदस्य नहीं थी, ये पूर्णतः कार्यपालिक जो गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद का इसका पूर्णतः सदस्य नहीं था ये। बस ये जो विधिक सदस्य था वो सदस्य था, उसी समय उसका वैल्यू था जब कोई विधान बनना होता था या उसके संबंध में सलाह लेना होता था। तो अब इस अधिनियम में क्या किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत इसे परमानेंट मेंबर बना दिया गया। यानी अब ये गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का परमानेंट अस्थाई सदस्य हो गया। मतलब 1+4 की व्यवस्था हो गई, फिर से 1+4 की व्यवस्था हो गई। लेकिन अब इनका कार्य क्या रह गया, कार्यपालिका समन्वयकार, विधायिका समन्वयकार इनके नियंत्रण से चला गया। लेकिन जब भी विधान बनेगा हम लोग ये देखेंगे कि दोनों को मिलके ही विधान बनाना है और गवर्नर जनरल के पावर में कोई कमी नहीं रह जाती है, क्योंकि गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी रहता है। आगे हम लोग इसी का डिस्कस करेंगे। तो अर्थात कुल 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, 6 जो कि नए वाले 6 थे और प्लस 5 गवर्नर जनरल उनकी कार्यकारिणी परिषद प्लस एक एडिशनल, यानी कुल 12। यही कुल 12 सदस्यों को विधान बनाना था। और ये जो 6 नया पहली बार बनाया गया, इनका मुख्य काम ही था सिर्फ विधान बनाना। ये प्योर विधायिका थी। और ये जो 5+1 था उनके सपोर्ट के लिए थी, एक तरह से वोटिंग के लिए, बहुमत के लिए था। लेकिन यहाँ भी एक थोड़ा कह सकते हैं गेम हुआ, थोड़ा खेला हो गया। यहाँ पर भी अपना जो पकड़ को कायम करने के लिए, अपना पावर को बचाए रखने के लिए गवर्नर जनरल को यहाँ पर वीटो पावर दिया गया। एक्चुअली कोई भी एक्ट बनता है हमारे देश में भी, तो पहले वो क्या होता है, लोकसभा और या राज्यसभा में पारित होता है। दोनों से पारित होने के बाद फिर जब तक वो, चाहे राज्यों का मैटर हो चाहे केंद्र का मैटर हो, अगर केंद्र का मैटर हो तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद विधान जो बनता है, विधेयक पे राष्ट्रपति का साइन होता है, इसके बाद ही कानून बन पाता है। उसी तरह राज्य में राज्यपाल का सिग्नेचर होता है, उसके बाद ही कानून बन पाता है। अगर सिग्नेचर नहीं हो तो कानून नहीं बन पाता है। इसी प्रकार उस समय भी व्यवस्था था, जो कि ये जो 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, इसे बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया, या इसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था। और एक तरह से मिनी पार्लियामेंट के रूप में था। ये जो 12 सदस्यीय विधान परिषद था जिसका काम था विधान बनाना, तो इसको उस समय नाम दिया गया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, या दूसरा ऑल इंडिया के बदले सेंट्रल। ऑल इंडिया के बदले हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड सेंट्रल, इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाने लगा। और इसका एक कह सकते हैं भारत में पहली बार संसद का रूप देखने को मिला, और एक छोटी सी संसद का रूप देखने को मिला, इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है। मिनी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट भी इसी एक्ट के तहत आया, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन यहाँ पे जिससे हम पहले ही बताए थे कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम पावर बनाने का जो प्रयास पहले से किया जा रहा था, वह प्रयास को यहाँ पे जारी रखा गया। जैसे CLC, मैंने यहाँ CLC लिखा है, तो CLC मतलब आपको समझना है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले विधेयक को पारित करती थी, यहाँ पारित होता है, फिर वो गवर्नर जनरल का साइन उसमें ज़रूरी होता था। कोई भी कानून जब ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती थी, तो उसको पारित करने के बाद गवर्नर जनरल का उसमें सिग्नेचर आवश्यक था, तभी वो कानून बनता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल साइन करने के लिए बाध्य नहीं था, उससे वीटो पावर भी था। अगर ये परिषद 12 सदस्यीय परिषद किसी विधेयक को पारित भी कर देती है और गवर्नर उसको ना कर देता है, कहता है कि नहीं, तो वो एक्ट नहीं बनेगा, वो निरस्त हो जाएगा।
यानी कितना भी आप परिषद बना लें, कार्यपालिका विधायिका को अलग अलग कर लें, लेकिन आप जब गवर्नर जनरल को इतना पावर दे दिए हैं तो समझिए कि ऑल इन ऑल आज भी वही है, देखने को आज भी वही ऑल इन ऑल थे। बस यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से हम इसको अलग मान सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कदम था। और अगर गवर्नर जनरल ना करते हैं और वो वीटो का अधिकतर यूज करेंगे, एक तरह से ब्रिटेन की छवि, ब्रिटिश सरकार की छवि खराब होती। वो नहीं चाहते होंगे कि ऐसा बार बार हो। लेकिन हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए, हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखना पड़ेगा, समझना होगा कि क्या क्या प्रोविजंस थे। 12 सदस्य विधान परिषद का गठन हो गया। वो विधान परिषद विधेयक को पारित करके गवर्नर जनरल के पास भेजती थी और गवर्नर जनरल उसमें साइन करती थी, तभी वो एक्ट बन पाता था। अगर गवर्नर जनरल वीटो पावर यूज करके उसे निरस्त भी कर सकता था। यानी अब हम लोग आगे देखते हैं, इसी विधेयक के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका को अलग करने का प्रयास किया गया, पृथक किया गया। अलग कार्यपालिका और विधायिका दो अलग अलग संगठन हो गए। इसी प्रकार जब कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गवर्नर जनरल का के ऊपर दायित्व बहुत ज़्यादा आ गया, तो गवर्नर जनरल के दायित्व को थोड़ा कम करने के लिए बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया और बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का जो गवर्नर था वही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वह अब इंडिया यानी भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। यानी हम ये भी उल्टा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वह बंगाल का गवर्नर था। इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वह बंगाल का भी गवर्नर जनरल था। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का दायित्व कौन संभाल रहा था? जो इंडिया का गवर्नर जनरल था। यानी इंडिया के गवर्नर जनरल पे दो दायित्व था। बंगाल प्रोविंस जो तो बंगाल प्रांत था उनका भी प्रशासन उसको संभालना था और पूरे ऑल ओवर इंडिया का भी संभालना था, जिसमें मद्रास, मुंबई ये जो प्रांत थे उनका भी दायित्व उसके ऊपर था। और बंगाल का तो वो प्रॉपर पहले से ही था, तो बंगाल पे उसका विशेष रूप से बंगाल को संभालने का दायित्व था। इसलिए गवर्नर जनरल पर बोझ कम करने के लिए एक नया पद स्पेशल बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बना दिया गया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण इस प्रोविजंस था 1853 का कि सिविल सेवा और सरकारी नियुक्ति में भारतीयों को सिविल सेवा और सरकारी नियुक्तियों में भारतीयों को प्रवेश मिले, इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया। अब प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया और अब भारतीय को भी सेवा में जाने का मौका मिला, जो कि पिछले चार्टर एक्ट में ही हम लोग पढ़े हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में ही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या था, 1833 का चार्टर एक्ट था, इसकी धारा 87 में हम लोग पढ़े थे, योग्यता ही सेवा का आधार होगा। अब योग्य व्यक्ति किसी भी पद पर जा सकते थे, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं था, क्योंकि नॉमिनेशन के माध्यम से चयन होता था, परीक्षाएं नहीं होती थी। तो वहाँ पे भेदभाव किया जाता था भारतीयों के साथ, और जो भी अच्छे और उच्च पद थे वहाँ भारतीयों की नियुक्ति अवरुद्ध थी। इसीलिए भारतीयों के डिमांड पर कि हमें भी इस सेवा में जाने का मौका मिले, हम भी उस योग्य हैं। जब धारा 87 योग्यता को ही सेवा का आधार मान रहा है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। और इसी तरह एक प्रतियोगिता परीक्षा का कॉन्सेप्ट आया और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अब चाहे वो सिविल सेवा हो या अन्य सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति इसी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होने लगी। तो प्रतियोगिता परीक्षा का कॉन्सेप्ट आया इसी एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में और एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वो ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वस्तुतः किसके थे? ये तो कंपनी के ही लोग थे, इसमें कंपनी के शेयर धारक थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो इसको भी कंट्रोल करने का ब्रिटिश संसद ने प्रयास किया और अब इसकी संख्या पहले 24 हुआ करती थी, अब इसकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई।
पहले 24 था, अब इसे 18 कर दिया गया। 18 में भी कहा कि 6 लोग जो होंगे वो क्राउन के द्वारा चुने जाएंगे। क्राउन जिससे भेजेंगे वो 6 सदस्य वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे और अन्य 12 कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तोड़कर कंपनी को और ज़्यादा कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही हम लोग हर पिछला चार्टर एक्ट में देखते हैं कि कंपनी को 20-20 साल का विस्तार दिया जाता था। अगले 20 साल के लिए इसका व्यापार का अधिकार बढ़ाया गया, अगले 20 साल के लिए इसका विस्तार बढ़ाया गया, क्योंकि 1773 से फिर 93, 93 से 1813, 1813 से 1833, हर एक्ट में हम लोग देखते हैं कि उसको 20 साल का कंपनी को विस्तार मिलता जा रहा है। 20-20 साल का 20-20 साल का विस्तार मिल रहा था ट्रेड के लिए। लेकिन ये इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं, इस एक्ट में 1853 के चार्टर एक्ट में इसे कंपनी को विस्तार नहीं दिया गया, कंपनी को आगे विस्तार दिया ही नहीं गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि, और साथ ही अधिनियम में जिस प्रकार का प्रोविजंस करके रखा, इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद कभी भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में ख़त्म कर सकती है। यह स्पष्ट यहाँ से संकेत मिल गया था, क्योंकि कंपनी को आगे विस्तार दिया नहीं गया, यानी कंपनी को भी लग गया कि अब मेरा भी दिन लद चुका है, मेरा भी दिन ख़त्म हो चुका है। और जैसा पहले भी कहा, यह अंतिम चार्टर एक्ट था, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। प्रत्येक चार्टर एक्ट जो 20-20 साल में आता था वो अब आना बंद हो गया, ये लास्ट था। और हम लोग जानते हैं 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है, और जिसके तहत कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है और यहाँ पर क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है, क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है और लोग ऐसा सोचते हैं 1857 की क्रांति के बाद से ही क्राउन का शासन आरंभ हो जाता है और वो अचानक एक ही दिन हुआ, ऐसा नहीं है। हम लोग इतिहास को भी सिलसिलेवार तरीके से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास ब्रिटिश संसद या सरकार के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, और उसका उत्तरोत्तर वृद्धि होता गया, उत्तरोत्तर वृद्धि होता गया, और इसकी एक बिल्कुल चरम बिंदु पर 1853 के एक्ट के माध्यम से ही पहुंच चुके थे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को 20 साल का विस्तार नहीं दिया गया, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। कंपनी को विस्तार नहीं दिया गया क्योंकि 1600 ईस्वी से कंपनी व्यापार कर रही थी और वो व्यापार लगातार करते आ रही थी, और उसे अप्रूवल नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए मिलता जा रहा था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब इसे विस्तार नहीं दिया गया। तो इसका वैसे भी 1857 की क्रांति नहीं भी होती तो भी कंपनी का शासन खत्म किया जाता, निश्चय ही खत्म किया जाता। लेकिन 1857 की क्रांति होती है और एक तरह से ब्रिटिश की संसद को ये बहाना मिल जाता है कंपनी को डिजॉल्व करके अपना शासन प्रारंभ करने का, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी बड़ा क्षेत्र जीत के रख लिया था और इतने बड़े क्षेत्र पर एक कंपनी के द्वारा शासन करना आसान नहीं था, इसलिए ब्रिटिश संसद उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा, किस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग कर दिया गया या कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण किया गया? तो वो हमारा एक्ट है 1853। इसके साथ ही किस एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया, परमानेंट मेंबर बना दिया गया? तो वो एक्ट हमारा 1853। किस एक्ट के माध्यम से, अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारतीय इतिहास में पहली बार देखा गया? तो वो 1853। किस एक्ट के माध्यम से 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया? तो ये हमारा 1853। किन प्रांतों से एक एक प्रतिनिधि भेजे जाने का प्रस्ताव
1853 के चार्टर एक्ट में स्वीकार किया गया। तो या तो ऐसे पूछा सकता कितने प्रांतों से विधान परिषद में सदस्य भेजे जाने का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। तो 4 प्रांतों से, ये 4 प्रांत थे, कौन कौन? बम्बई, आगरा, मद्रास, बंगाल। तो 4 प्रांतों से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मिनी पार्लियामेंट का हमें पहली बार किस एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है? तो वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत मिनी पार्लियामेंट। इसके साथ ही बंगाल में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बंगाल के लिए किस चार्टर एक्ट के माध्यम से बनाया गया? तो 1853। पहली बार सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत किस एक्ट के माध्यम से लाया गया? तो वो 1853। इसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 1853 के चार्टर एक्ट के तहत घटाकर कितनी कर दी गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर की संख्या 1853 के चार्टर एक्ट के तहत घटाकर कितनी कर दी गई? तो घटाकर 24 से 18 कर दिया गया। अब ये भी पूछा जा सकता आपसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कितने सदस्यों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा होनी थी? तो ये 6। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भारत का अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? तो ये चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 अंतिम चार्टर एक्ट। पहली बार किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी की जो व्यापार करने का जो अधिकार था उसका विस्तार नहीं किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853। तो इतने तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे साथियों। तो हम लोग अभी डिस्कस करे थे चार्टर एक्ट 1853। तो उम्मीद है आज का आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको कहीं भी समझने में किसी तरह की परेशानी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको निश्चय ही रिप्लाई दूंगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। और इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि और भी अच्छा वीडियो मिले और भी अच्छे से पढ़ाई हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।